मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। वो कश्मीर जिसके कांधों पर तकरीबन 1 लाख नौजवानों की, 1 लाख शोहदा की मैयतों का बोझ है। वो कश्मीर जहां 11,000 से ज़ायद ख़वातीन की इसमत दरी की गई है, उनकी बेहुरमती की गई है। वो कश्मीर जहां 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हुए हैं भारतीय फ़ौज की बर्बरियत की वजह से। वो कश्मीर जहां पे जालिम फ़ौज ने 1.5 लाख से ज़ायद घरों को आग लगाई है, 1.5 लाख के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है और 7,000 से ज़ायद लोगों को दौराने गिरफ्तारी तशद्दुद कर करके हलाक कर दिया है। वो कश्मीर जहां पे इज्तमाई खबरें तो मिलती हैं लेकिन आलमी ज़मीर नहीं जागता। वो कश्मीर जिसका एजेंडा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के ऊपर इसका मामला सबसे पुराना है, सबसे पुराना हल तलब मसला है, लेकिन उसको हल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान ने इस साल फिर एक मरतबा दोबारा कश्मीर के लोगों के लिए, उनके हक के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई है। अपोजिशन ने, हुकूमत ने, तमाम तबकात ने, आम लोगों ने, सब ने। लेकिन यह मसला बड़े लंबे अरसे से भारतीय हटदर्मी का शिकार है। इस साल एतवार के रोज़ जब भारतीय वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर कश्मीर गए, नरेंद्र मोदी, तो उनका इस्तकबाल एक गंभीर खामोशी ने, खाली सड़कों ने और सुनसान रास्तों ने किया थे। तो उनका पोल वहां पे खुल गया है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने जब से इक़्तिदार संभाला है, वो इंडिया से कह रहे हैं कि आप 1 कदम आइए, हम 2 कदम आएंगे। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजबूत किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आने वाले चंद महीनों में भारत में इलेक्शन है और भारत पाकिस्तान की नफरत के ऊपर बहुत सारे वोट हासिल करने की को अचीव कर पाएगी, जो हर हुकूमत का टारगेट होता है कि कश्मीर के मसले को हल करना है। और चीज़ों पे भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम कश्मीर पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें राणा मोहम्मद अफजल, PMLN से आपका ताल्लुक है, उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं पार्टी के, इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तजियाकार हैं, और जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे बतौर तजियाकार। सबसे पहले उमर चीमा साहब, जैसे इमरान खान के बारे में हम सुनते रहे हैं, उन्होंने तो एक दौर में उनकी ये ऑफर बड़ी मशहूर थी कि मैदान जंग की बजाय खेल के मैदान में आप इस मसले को हल करें। क्या आज भी वो इस मसले को उतनी ही जल्दी हल करना चाहते हैं? नंबर 1। और नंबर 2, हल आपके दिमाग में है क्या? यानी दर्जनों हल कश्मीर के मुख्तलिफ मौक़ों पर सामने आए। कभी ये कि कश्मीर जो आपके पास है आप रखें, जो हमारे पास है हम रखें। कभी ये कि लोगों को हक दिया जाए, वो खुद फैसला करें। कभी ये कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। कभी ये कि उसको एक आज़ाद इलाका बना दिया जाए, दोनों आ जा सके वहां पे, इंडिया और पाकिस्तान। मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन आती रही हैं। आपकी हुकूमत के दिमाग में क्या ऑप्शन है जो ज्यादा फिजिबल है, और इमरान खान को क्या आज भी उतनी जल्दी है इस मसले को हल करने के लिए? शुक्रिया इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि ये सबसे पुराना मसला अभी तक पेंडिंग है अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के भी ऊपर भी। और जब भी हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाज़ात के हवाले से बात करते हैं तो ये इंतहाई एक सेंटर पॉइंट की हैसियत ये मसला इशू हासिल करता है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की बात आपने की, तो हम जब इक़्तिदार में नहीं भी थे तो पहले भी हमने हमेशा एज अ पार्टी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया, उनके हकूक़ के लिए जिस फोरम पे भी मुमकिन हो सका इमरान खान साहब ने भी आवाज़ उठाई है। और जब से इक़्तिदार पे आए हमें मिला है, पिछले 5 महीने से हुकूमत मिली है, और जैसा आपने भी कहा कि खान साहब ने खुद जो है ये ऑफर की कि हिंदुस्तान अगर 1 कदम बढ़ाएगा हम 2 कदम आगे चलेंगे। लेकिन आपने देखा कि हस्बे रवायत हिंदुस्तान की जानिब से वही एक एटीट्यूड जो है वही रखा गया जो जिस माजी में भी रहा कि बिल्कुल यहाँ से हमने हमारी जानिब से जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते रहे, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं हुए कभी भी। आपके दिमाग में हल क्या है कश्मीर के मसले का? उनके अपने आपकी हुकूमत का भी एक विजन होगा ना कि हमारे मुताबिक इस तरीके से चलेंगे तो हल होगा।
मुजव्वज़ा हल क्या? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस हवाले से हमारी हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक वहां पे जो हक़ राय दही जो उन्हें मुहैया किया जाना चाहिए था, जो पिछले 70-71 साल से जो डिमांड है उसके ऊपर अमल होना चाहिए, ताकि कश्मीरियों का ये हक है कि वो फैसला करें कि उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है या उन्होंने जो है पाकिस्तान या हिंदुस्तान जिसके साथ भी उन्होंने जो भी फैसला है वो उनको हक होना चाहिए कि वो और जो पिछले 70 साल से वहां पे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जिस तरीके से वहां पे खसूसन अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो उन्होंने पास किया है उसके तहत तो इवन जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उनके अपने कमिश्नर्स ने कहा है कि दुनिया को इसकी तरफ जो है बिल्कुल इस तरीके से अवॉइड, बिल्कुल एक ब्लाइंड आई नहीं करना चाहिए, इसको ये बड़ा एक सीरियस इशू है और हिंदुस्तान जितना इस पे मुजालिम बढ़ा रहा है उतनी ही ये जो आजादी की मूवमेंट है सर, ये तो बहुत सारी बातें हैं जो सारी हुकूमतें हमेशा करती हैं। इसको हिंदुस्तान मैं जानना चाहता हूं वे फॉरवर्ड आपके पास क्या है, या आप भी इंडिया में इलेक्शन होने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें जो इंडियन जो पार्टी जो इस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार है उसका इस वक्त डेफिनेटली एजेंडा जो इस वक्त जो उनके पास इलेक्शन जीतने का वो हमेशा एंटी पाकिस्तान और एक जो उनकी अपनी जो पॉलिसीज हैं उसके हवाले से वो किसी तौर पे भी अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो जो है नेगोशिएशन टेबल पे अभी आने को तैयार हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंडिया में जब इलेक्शंस होंगे तो एक ऐसी हुकूमत जो को वो इलेक्ट करेगी इंडियन आवाम कि जो चाहती है कि इस खित्ते के अंदर अमन हो, कश्मीरी अवाम को उनका हक राय नहीं मिलना चाहिए और उसके लिए हम भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के इलेक्शंस के बाद जो है ये मामला और ज्यादा बेहतर तौर पे आगे जो है इसको आप इंतखाबात के बाद की सूरत हाल जो है उसको बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन राणा अफजल साहब, साड़ियों के तोहफे, आमों के तोहफे, भारतीय वजीर आजम की रायवंड में आमद, मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह पे मुबारकबाद और इस किस्म की जितनी एक्टिविटीज मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते थे उसका जवाब यह बताया जाता था कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात ही टेबल पे बैठ के कश्मीर जैसे अहम मसले समेत बाकी मसाइल को हल करेंगे। तो सर, इसमें इतनी तनकीद भी आपके ऊपर हुई, आपको गद्दारी तक का ठप्पा लग गया, लेकिन आपको कामयाबी कोई नहीं मिली। कामयाब क्यों नहीं हुए सर? आपसे अच्छे ताल्लुकात तो मोदी के साथ किसी के मुझे नहीं लगता कि बन सकते हैं जहां तक आप पहुंच गए थे। देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमने बड़ी कोशिश की और हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इंडिया का जो रोल मॉडल है कश्मीर के बारे में वो है इजराइल, और इंडिया अभी तक इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि इस मूवमेंट को दबा लेगा और कश्मीर जो है वो उसको कहते हैं हमारी शारग है और कश्मीर को वो आजाद नहीं करना चाहता। हमारा केस वो अटूट अंग कहते हैं, शारग हम कहते हैं सर। जी, अटूट अंग चलें, शारग भी अटूट अंग ही होती है। बहरहाल वो जो अटूट अंग है उनका, और उसके लिए वो वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, और उनकी कोई इरादा नहीं है। और खास तौर पे कारगिल के बाद है एंटी पाकिस्तान, वो उसको कुछ पजीराई भी मिली है दुनिया भर के अंदर, जिससे वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन्ड महसूस कर रहे हैं। तो अब ये एक बड़ा गंभीर मसला है और इसके ऊपर आपको शायद याद हो कि मैं एज प्राइम मिनिस्टर किया था और हमने मुख्तलिफ मुल्कों में एनवॉइस भेजे थे, तो हमें वहां जो कन्फ्रंटेशन मिली वो इंडियन नैरेटिव की मिली और इंडिया की सिक्योरिटी के हवाले से मिली। तो वो अब हमारे पास, अगर आप पूछ रहे थे चीमा साहब से कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है या आप क्या कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल ह्यूमन राइट्स का और राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज जो है कि उनका हक खुदइरादियत है वो अपना फैसला करने का, और वो 11 मिलियन कश्मीरी हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग नहीं हैं। सर मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब इतना करीब भी पहुंचे, कानों में बातें भी होती रही मोदी के साथ, तो क्या नवाज शरीफ साहब किसी भी लम्हे उनको लगा या आपकी हुकूमत को कि हम कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं, या वहां भारत बिल्कुल स्टिक है, वहां मूव ही नहीं किया, आपकी सारी मेहनत जाया हो गई? देखें, जो हमारा जो हम कर सकते हैं, पहला स्टेप तो है कि रिलेशंस अच्छे हों, हम मिलके बैठ सकें, हम मिलके बात कर सकें। अगर हम बात ही नहीं कर सकते तो मसले का हल तो बहुत दूर की बात है। तो हमने जो कोशिश की करीब आने की और फिर लोगों ने कहा आप ट्रेड भी शुरू कर लें और चीज़ें कर लें ताकि इंटरडिपेंडेंस हमारी आपस में बढ़े और हम एक दूसरे के लिए बात कर सकें। लेकिन मैं आपको मैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है
कि इंडिया का रोल मॉडल इजराइल है और वो उनको सप्रेस करके जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ इजराइल का रोल है, ये उस चीज को फॉलो करते हुए हमें कोई आसान हल नजर नहीं आ रहा। इंडिया की एक बड़ी फर्म पॉलिसी है, उसके बारे में हमें दुनिया भर में जाना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स को लेके। ठीक है जान साहब, मैं आपके पास लेकर इसलिए आ रहा हूं मामला कि आप इस पे ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा दोनों इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के चक्कर में गद्दारी के ठप्पे लगवा चुके हैं। इमरान खान साहब में ऐसा क्या मुख्तलिफ है कि जब वो ये कोशिश करेंगे या एक कदम के मुकाबले में 2 कदम आगे जाएंगे तो उन पे गद्दारी का ठप्पा नहीं लगेगा? देखिए, इशू ये है कि क्या आप जाती लेवल पे ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं और आप समझते हैं कि जाती ताल्लुकात की नौइयत ऐसी हो जाएगी कि आगे चलकर हम कश्मीर जैसा जो कॉम्प्लेक्स इशू है और दूसरे इशूज हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे? और दूसरा ये, क्या हम इसको एक इदाराजाती तौर पर लेके चल रहे हैं, चाहे इमरान खान साहब हों चाहे कोई हो, तो एक इदारे के तौर पर, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर हम इस सारी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर तो आप इसको एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे आगे लेके आगे चल रहे हैं तो फिर कोई आप पे किसी किस्म का कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं चलाएगा, ना कोई बात करेगा। या अगर आप इंस्टीट्यूशंस के कहने पे चल रहे हैं तो फिर गद्दारी का ठप्पा नहीं लगेगा? नहीं, इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहा हूं इंस्टीट्यूशन अगर आप चल रहे हैं, अगर आप एक इदारे के तौर पर लेके चल रहे हैं, आप इसको एक फ्रेम में लेके चल रहे हैं, आप जाती ताल्लुकात की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, जनरल मुशर्रफ ने भी बहुत आगे इसमें कोशिश की, लेकिन किसी ने उन पर गद्दारी का मुकदमा इसलिए नहीं चलाया कि वो, या उसको गद्दार इसलिए नहीं कहा गया इन बात पे कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सारे जो कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स हैं या कंपोजिट डायलॉग्स हैं, इसमें जो लीड है वो सारी कश्मीर की है, तो मुशर्रफ साहब के दौर में लग गई, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जनरल साहब थे ना सर, आर्मी चीफ थे, फिर वर्दी पहनी हुई है, वो कैसे सर गद्दार हो सकते हैं? गद्दार तो सियासतदान होते हैं सर। देखिए, कोई गद्दार सियासतदान वगैरह नहीं होता, लेकिन इशू ये होता है कि जब आप एक जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं उनको अगर आप समझते हैं कि जाती ताल्लुकात की नौइयत पे इसको बजाया जा सकता है और जाती मफादात भी हासिल किए जा सकते हैं, फिर तो लोग हर किस्म की बातें करेंगे। तो इमरान खान साहब पे भी सर, अगर इमरान खान साहब भी ज्यादा कुर्बतें करते हैं, ज्यादा 4 कदम आगे चले जाते हैं, तो उनको भी इस किस्म की तनकीद का आपके बकौल सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मैं समझता हूं अगर तो इमरान खान साहब अपने जाती मफाद की खातिर बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मफाद की खातिर, तो शायद पाकिस्तान में कोई, हाँ जी, अब फिर शायद कोई भी इस पे बात नहीं करेगा। जाती मफाद का एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मैं इसी पे ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन जाती मफाद, इरशाद भट्टी साहब लफ्ज याद रखिएगा, वापस आके आप ही से सवाल करता हूं। जाती मफाद, वेलकम बैक नाजरीन। जी इरशाद भट्टी साहब, अब मसला कश्मीर से बात चली थी और जाती मफाद तक पहुंच गई कि अगर कोई जाती मफाद को सामने रखेगा या जाती ताल्लुकात बना के फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके ऊपर तो गद्दारी के ठप्पे लगेंगे। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की अगर सिर्फ क्योंकि अभी उनका दौरे हुकूमत गुजरा है, तो आपको याद होगा कि गैर मुल्की एजेंट उनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे, ये कहा गया था। भारत पैसा भिजवाने की खबरें आई थी कि मियां साहब का पैसा भारत जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके। जिंदल के साथ उनकी खुफिया मुलाकातों की कहानियां थी कि उनके बेटे उनके साथ मिलकर बिजनेस करने वाले हैं और बहुत बड़ा कोई लोहे का कारोबार होने वाला है। तो सर, इसका अब तो नवाज शरीफ साहब को आपसे जवाब मांगना चाहिए सबसे, या जिसने नवाज शरीफ साहब को गद्दार कहा उस दौर में नवाज शरीफ साहब को जवाब मांगना चाहिए, या तो फिर साबित करें अब कि नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जामात लगे थे, तो जाती फायदे ये नौइयत के थे जो नवाज शरीफ साहब उठा रहे थे। अगर तो ये सिर्फ उस वक्त कचरा डालने के लिए था या नवाज शरीफ साहब को गंदा करने के लिए था, तो सर फिर ये तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। देखिए इमरान खान साहब, पहली बात तो यह है कि मैं तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि हम गद्दारी के और वतन और मज़हब के पर सियासत करें, गद्दारी के फतवे दें या वो काफिर है वो मुसलमान है ये कहें, बिल्कुल भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी उतने ही मुहिब वतन है जितना मैं मुहिब वतन हूँ। मुझे इतराज़ है मियाँ नवाज शरीफ साहब पे, मैं इतराज़ करता रहा हूँ कि वो जिस मोदी को कल भी या परसों भी पूरे मकबूजा वादी में उन्होंने बाइकआउट किया, हर कश्मीरी ने,
जो मोदी साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान तोड़ने पर मुझे फख्र है, जो मोदी साहब हसीना वाजिद के साथ उस तस्वीर के सामने बैठकर तस्वीर खिंचवाते हैं जिसमें हमारा वो हथियार डाल रहे हैं जनरल साहब, या जिस मोदी साहब ने मुसलमानों का जो माना और जाना हुआ कातिल है, उस मोदी को बुलाकर हैप्पी बर्थडे के केक नहीं कटवाने चाहिए थे और अपने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। सज्जन जनरल को आपको लाहौर से अपनी जाती गाड़ी में बिठाकर मरी लंच नहीं करवाना चाहिए था। आपको शाह महमूद कुरैशी, आपने तरीके इंसाफ ने धरने के दौरान में शाह महमूद कुरैशी आते हैं, असेंबली में स्पीच करते हैं, आप उसकी तकरीर नहीं सुनते, नवाज शरीफ साहब उठ के वॉशरूम चले जाते हैं। लेकिन जब ओथ टेकिंग होती है तो आप वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाके बिजनेसमैनों से मीटिंग्स भी करते हैं। ये मुझे सारे एतराज हैं और मुझे हक है इस एतराज करने का, लेकिन मैं कभी भी नहीं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ, शहबाज इसमें से कोई पहलू तो निकाला जाए ना कि नवाज शरीफ साहब ने ये जाती फायदा उठाया है, यानी जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसका कुछ तो निकाले ना, 5% निकाले। ये सर, ये वो चीजें तारुल कादरी साहब की एग्जांपल आपके सामने, तारुल कादरी साहब ने बकायदा इस केस को उठाया, उन्होंने कहा मैं साबित कर दूंगा, मुझे चैलेंज करते हैं। सर आप मिल्स के अंदर इतने वर्कर हैं, इतने इंडियंस हैं, वो यूं एजेंट हैं, तो बेशुमार चीजें आ रही थी। सर बात यह है कि अगर आपके वर्कर्स पे होने पे बंदा गद्दार हो जाता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर गद्दार होने के लिए आपको प्रूव करना चाहिए तो फिर अब वक्त है कि अब आपकी हुकूमत है, जो सारे कहते थे अब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं है, अब वो प्रूव करना चाहिए। लेकिन मैं जाती अपनी राय दे रहा हूं, मुझे तारुल कादरी साहब या उन तमाम लोगों से कोई गर्ज नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रेटर पंजाब का लगाते थे कि वो ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है, वो जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है, या मोदी का जो यार नारे मारते थे वो तो अब नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, लिहाजा अब वो तो मिल गए दोबारा से, कातिल आला और अली बाबा दोनों मिल चुके हैं, तो वो तो खैर इशू ही ना छोड़े। तो आज बेसिकली है 5 फरवरी हजूर, आपने 2-4 चीजें बताई हैं। वो कश्मीर जो 1 लाख शहादतों का अमीन है, वो कश्मीर जहां 11,000 बहनों बेटियों ने अपनी इज्जतों को कुर्बान किया, वो कश्मीर जहां 1 लाख बच्चे यतीम हुए, वो कश्मीर जहां 1.5 लाख घर नजर आतिश हुए, वो कश्मीर जहां 7,000 लोग मेरे भाई जो हैं वो दौरान हिरासत जो तशद्दुद और उससे हुए, और उसके अलावा भी है वो कश्मीर जिसमें 2 साल की बच्ची से 90 साल के बूढ़े तक कुर्बानी दी हैं, वो कश्मीर जिसमें हर घर में एक गाजी है और हर घर में एक शहीद है, वो कश्मीर जिसे मुस्लिम उम्मा भुला चुकी है और उसका रवैया अफसोसनाक है, वो कश्मीर जिस पर अक़वाम आलम की बेहिसी शर्मनाक है, वो कश्मीर जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार ने सबसे लंबा मार्शल लगाया हुआ है, वो कश्मीर जिसकी जद्दोजहद आप 5वीं पीढ़ी में शामिल हो चुकी है, वो कश्मीर जहां गोलियों की बुछाड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वो कश्मीर जहां मौत के मुंह में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं, और ये वो कश्मीर जो अली गिलानी का कश्मीर है, जो बुरहानुद्दीन वानी का कश्मीर है। ये यहां तक तो बात ठीक है। हमने क्या किया है? 2-3 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑल पार्टीज वो कश्मीर कॉन्फ्रेंस करवाई, वो जो उसमें, और हालांकि मौलाना साहब ने 5 साल में 6 कश्मीर कमेटी के इजलास करवाए, और उन्होंने एक मरतबा उनसे कहा कि कुछ करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अब क्या बंदूक लेकर कश्मीर पर हमला कर दूं। उन्होंने कल पीटीआई को, परसों पीटीआई को दावत नहीं दी, और आज आरिफ अलवी साहब गए हुए थे, जो फख्र से बताया करते हैं कि मेरे वालिद डेंटिस्ट थे, नेहरू के डेंटिस्ट थे, आज वो आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब करने गए हैं। काश आज अच्छा होता इमरान खान साहब जाते, आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब करते, ज्यादा इंपैक्ट होता। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की कॉन्फ्रेंस हुई, हामिद मीर साहब बता रहे थे कि उसमें भुट्टो साहब को याद किया गया, बेनजीर भुट्टो को याद किया गया, कश्मीर हवाले से काजी हुसैन अहमद को किया गया, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर का निकाल दिया था, कश्मीर का जिक्र ही निकाल दिया था। तो अब बात यह है कि हमारी जो जब से हमारी यकजहतियां, रैलियां, याददाश्तें, जलसे, जलूस, फुसफुसी मुजम्मतें, हमने कश्मीर को क्या दिया है? वो आज भी, मुझे तो उनकी मुहब्बे वतनी पे ज्यादा रश्क आता है बजाय अपनी के। तो अब भी वक्त है कि हम उनका मुकदमा तो कम से कम लड़ें, ये एक सच तो दुनिया तक पहुंचाएं, जो सच, वो झूठ दुनिया में बिक रहा है, हमारा सच नहीं बिक रहा। अवामी सतह के ऊपर तो सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे कभी इस इशू को उठाया जाता है और इशू को दबाया जाता है, एक तसलसल का फुकदान है।
अगर तसलसल होता तो आज मसला कश्मीर दुनिया के सामने किसी और तरह उजागर होता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर डील का इशारा कल एक वफाकी वजीर देकर गए हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनाता हूं, फिर पूछते हैं हुकूमत से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर चीमा साहब, जरा ये सुन लें आप कि कल फैसल वाडा साहब से जो हमारी बात हो रही थी, तो जो डील का तासुर है जिसपे शेख रशीद साहब भी पहले बात कर रहे थे और भी आपके मुख्तलिफ ऐवानों से भी खबर आती रहती है, तो फैसल वाडा साहब कल क्या फरमा रहे थे, ये सुनिए। डील की तरफ से जरूर सिग्नल आ रहे। मैंने आपको पहले याद है, आपको कुछ हफ्तों पहले कहा था तो बड़ा शोर पड़ गया था। कुछ पैसे इन्होंने ऑफर किए और डिफरेंट जराए से। इससे पहले इन्होंने कोई 3 महीने पहले एक मुल्क से भी कहा था और उस मुल्क ने ही माजरत कर ली इनसे। तीसरा है कि हमारे वहाँ मसला ये है कि इमरान खान साहब ने 0 टॉलरेंस रखी करप्शन के ऊपर। वो कितने पैसे ऑफर किए थे पहले इन्होंने? $2 बिलियन। $2 बिलियन, $2 अरब डॉलर। 2 अरब डॉलर, ये लगभग बन जाते हैं पौने 300 करोड़, पौने 300 अरब। वो उस वक्त उन्होंने ये जरूर ये फिगर जरूर कोट हुआ था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं शायद कुछ और बताऊंगा अगर ये 5-7 अरब डॉलर में बात पहुंचेगी, शायद आपको याद होगा। अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी के अलावा मैं अपनी जाती राय अगर मुझसे आप पूछे ना सर, तो मैं समझता हूं कि अगर 7-1 अरब रुपए डॉलर की बात हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाके उनसे हाथ पर जोड़े कहूंगे सर सरकारी मेहमान, देखिए हमें सरकारी मेहमान बना के क्या मिलेगा, सरकारी खर्च ही बढ़ेगा। ये कल फैसल वाडा साहब अगर परेशान अभी कुछ दिन पहले की बात है, मरीम नवाज साहिबा ये कह रही थी कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज की सहूलतें नहीं मुहैया की जा रही, कोई अस्पताल नहीं लेके जा रहा। अब अस्पताल आ गए तो ये कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल पहले ये प्रोपेगेंडा, फिर ये शुरू हो गया कि ये डील होने जा रही है। हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि मियां साहब को अभी जेल नहीं वापस भेजा जा रहा। कल मेडिकल बोर्ड जो है वो बाकायदा रिपोर्ट्स का दोबारा जायजा लेगा और फिर फैसला किया जाएगा कि इनको जो है मजीद स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो PIC में इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर ये क्लियर है तो जाहिर है मेडिकल बोर्ड ने ये तो कह दिया कि उनका इलाज पाकिस्तान में ही होगा, पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत कोई नहीं है, उनका इलाज यहाँ पे मौजूद है। ये तो देखें, फिर वही वाली बात, इमरान आपको भी पता है, हमने हमेशा एक बात कही है कि हम मियां साहब या किसी और के हम जाती किसी के खिलाफ ही कोई इंतकामी कार्रवाई तो है नहीं। अदालत ने फैसला दिया है, वो अपनी सजा भुगत रहे हैं जेल के अंदर, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जो सर ये पैसे देना चाहते हैं, ये आप सजा वो भुगत रहे हैं और वो कानून के मुताबिक जो है अदालत के फैसले के मुताबिक उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा। हाँ अलबत्ता ये जो फैसला है कि वो हॉस्पिटल से, मैंने आपसे बताया कि वो मेडिकल बोर्ड कल रिपोर्ट्स का जायजा लेके फैसला करेगा कि अब आगे उनका जो है क्या प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। ठीक है राणा अफजल साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करें, लेकिन एक चीज मुझे बता दें कि आपको याद होगा कि जब पिछली मरतबा डील हुई थी तो 9 साल तक नून लीग क़यादत समेत सारे कहते रहे कि कोई डील नहीं है। किस बात की डील है, हम तो डील कर ही नहीं सकते, डिक्टेटर के साथ हम डील करेंगे, और 9 साल के बाद पोल खुल गया था। सर अब भी ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पता ही नहीं है और कोई काम हो रहा है खामोशी से? देखिए मेरे ख्याल हालात में बड़ा फर्क है। उस वक्त जो एक डिक्टेटर था इसमें तो मियां साहब की जान खतरा था, मियां साहब की जान को खतरा था और वो कह देते जी खुदकशी हो गई है और जान से मार देते। और हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करते थे परवेज मुशर्रफ से, और उस वक्त हम इस हक में थे कि मियां साहब जो हैं ही शुड गो आउट। तो सर वो डील अगर जान को खतरा था तो आप बता देते कि जी डील करके चले गए हैं क्योंकि जान को खतरा था। आप 9 साल तक उस डील को छुपाते रहे और मियां नवाज शरीफ साहब ये बात पता होने के बावजूद इस पे पर्दा डालते रहे। मैं वो पर्दा डालने की बात कर रहा हूं। मैं देखिए जब मियां साहब वापस आते थे तो उनको वापस भेज दिया जाता था। क्यों भेज दिया जाता था? क्योंकि यह हुकूमत चाहती थी कि वो यहां होंगे तो एक स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, एक आसान वक्त नहीं होगा। आज मियां साहब ने फैसला किया। सर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम आपसे पूछते थे कि क्या मियां साहब ने डील की है तो आप कहते थे कि नहीं की है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है आज भी आप ऐसे ही कर रहे हो। देखिए उस वक्त सऊदी हुकूमत और बहुत सारे लोग जो थे जो वेल विशर थे मियां नवाज शरीफ के,
और नया नया पाकिस्तान एक उस न्यूक्लियर पावर बना था, लोग मियां साहब को बड़ी आज भी देखते हैं, उस वक्त भी देखते थे कदर की निगाह से, और लोगों की इंटरवेंशन थी और फैमिली भी खतरा महसूस करती थी। वो चले गए, लेकिन जब वो वापस आना चाहते थे तो ये अपनी हुक्मरानी में आसानी रखने के लिए उनको वापस नहीं आने देते थे। और आज भी पीटीआई वालों की और कुछ लोगों की सोच है कि ये चले जाएं, ताकि इनका जो है ना, इनको जेल के अंदर मियां साहब को रख के इनको कोई आसानी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। ये इनको ये महसूस कर रहे हैं, तो ये ख्वाब देखते हैं कि मियां साहब जो है वो डील लेंगे, ये करेंगे। मियां साहब डील नहीं लेंगे। पहले वाली जो बात थी वही मियां साहब को बहुत महंगी पड़ी है। यानी आप तो ये समझते हैं कि ये एक जमहूरी दौर है और इसके अंदर मियां साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक मिलेंगे, लिहाजा उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, किसी डील की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, अब तो बराबर की बात है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल राणा साहब ने इस चीज का कम से कम ये एतराफ तो किया कि मियां साहब को तमाम जो है तिब्बी सहूलतें भी बेहतरीन मुहैया हो रही हैं और बाकी भी उनके हकूक जो है वो बिल्कुल उनका ख्याल रखा जा रहा है। नहीं हो रहा, लेकिन जहां तक ये बात जिससे आपने भी कहा, हम तो खुद कई साल जो है टीवी पे कहते रहे कि जनाब ये डील हुई है, जिसको ये लोग इनकार करते थे और फिर एंड में आके बिल्कुल डील भी सामने आ गई। ठीक है, मैं जनरल साहब, मुझे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से एक मिनट भी व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, एक आबरियत के दौर में होते रहे। आज एक जमहूरी हुकूमत जो है वो मौजूद है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जिसको किसी किस्म का इनसे कोई खतरा नहीं है। और इन्होंने एक और चीज जो इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर ली कि 99 में हालात कुछ और थे, मियां साहब की फिर भी थोड़ी बहुत कोई क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन पनामा स्कैंडल के बाद पूरी दुनिया आलमी सतह के ऊपर भी मियां साहब नहीं बल्कि एक जो है बाइस नदामत समझा जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसको बार बार मौका मिला, वो इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में और मेगा करप्शन स्कैम्स के अंदर किसी मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला, और उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा कि मैं कौम को सबूत दूंगा, जो कि आज 22 साल गुजर जाने के बाद आज भी पूरी कौम मुंतजर है। चले, मैं मुझे एक देखें ना, इसमें सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि किस किस्म की डील हो सकती है? क्या पहले की तरह एक खुफिया डील होगी जिसका हमें कई सालों के बाद पता चलेगा, कोई और मुल्क जामिन बनेगा, कहीं और से पैसा आएगा और ये शरीफ खानदान आराम से चला जाएगा और खामोश हो जाएगा? या डील इस होगी कि प्ली बार्गेनिंग टाइप होगा, खुल के सामने पैसे दिए जाएंगे और फिर जान छूट जाएगी शरीफ खानदान की इन केसेस से या इन मामला से? मुझे जनरल मुस्तफा साहब, अगर तो डील होगी जिसका हमें बाद में पता चलेगा, तो वो किस तरीके की हो सकती है, खुफिया या वाजे? देखिए, पहले भी खुफिया थी और ये राणा साहब ने अभी जो आफ्टर द फैक्ट जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उस वक्त किसी शख्स ने ये बात नहीं की। और जिस परवेज़ मुशर्रफ को मैं जानता हूँ, उस किस्म का आदमी नहीं था कि जान को खतरा हो या कोई मसला हो। मैं ये जो जानता हूँ कि भाई इनको किस कदर ये तंग थे और किस कदर ये कोशिश कर रहे थे निकलने की। राणा साहब को शायद इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका इल्म भी है इसका। बहरहाल वो बात थी, हो गई, मियां साहब को लोगों ने गलत जो इन्हें बयानी की थी सामने आ गई लोगों के। अब भी देखिए, ये सारे कुछ, एक तो ब्रेवेडो है ना सामने आ रहा है, दूसरी चीज ये है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मियां साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है और कैसे चलेंगे तो शायद मरीम बीबी भी इससे आउट हो जाएंगी। तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि भाई हमारी सियासत भी खत्म होती जा रही है और हम अभी अपने आप को अगर बचा कर निकल सकते हैं तो वही एक तरीका है। तो डील होगी तो खुफिया ही होगी और इसमें जो कुछ भी तय पाएगा वो बिहाइंड द सीन तय पाएगा और सुप्रीम कोर्ट के किसी मतलब फैसले के तहत ये कुछ मसाइल हल होंगे, वरना और कोई इसमें कर नहीं सकता। एक ऐसी डील होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर हुकूमत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब को कहीं से रिलीफ देंगे और कहीं से मियां नवाज शरीफ इनको रिलीफ देंगे और एक खुफिया टाइप की डील होगी, आप ये कह रहे हैं? पैसे कौन लेगा? जी जी जी, मैं ये समझ रहा हूं। अच्छा, अब राणा साहब पूछ रहे हैं पैसे कौन लेगा? जी, पैसे तो आप लोगों ने देने हैं, पाकिस्तान लेगा पैसे। पाकिस्तान किस कानून के तहत लेगा? जिस कानून के तहत पाकिस्तान को लूटा गया उसी कानून के तहत लेगा ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इजी कम इजी गो वाला मामला होगा कि ये ऐसे मफरूजे हैं। लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक तो कुछ नहीं होगा, फिर इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं वो लॉ ऑफ द लैंड तो नहीं। लॉ ऑफ लैंड में आप हमेशा से इसमें कोई ना कोई लचक निकाली जा सकती है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वावडा साहब की बात को मैं साइन करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान को पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है, अगर पैसे आ जाते हैं तो फिर नहीं है, मजीद बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अगर तो ये खुफिया डील होती है तो फिर उस खानदान के लिए जिससे आपने इतना बड़ा पैसा लिया है उसके लिए सियासत के दरवाजे आप फिर भी खुले रखते हैं। ब्रेक के बाद अरशाद भट्टी साहब के पास इसी मामले को थ्रो करेंगे, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाजरीन। अब इरशाद भट्टी साहब, डील खुफिया होने का जो है, जनरल साहब भी कह रहे हैं कि ज्यादा इम्कान यह है कि डील खुफिया हो सकती है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान की दोस्ती में मैं खामोश हूं, वरना मुझे पता है कि शहबाज शरीफ के रोजाना प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों जारी किए जाते हैं। वो किस तनाजुर में इसके साथ जोड़ रहे हैं इस मामले को? देखिए, पहली बात तो ये इमरान भाई के मरीम नवाज साहबा पे माजरत के साथ कोई ज़्यादा एतबार ना करें, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ही थी जिन्होंने फरमाया था कि मेरी तो कोई बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क जायदाद नहीं, और फिर 84 करोड़ के असासे खुद डिक्लेयर कर दी। और अभी परसों वो फरमा रही थी कि डॉक्टर्स मियाँ साहब को ले जा रहे हैं और वो बड़े घबराए हुए थे, और अगले दिन पता चला कि उनके सारे टेस्ट क्लियर आ गए 3 घंटे बाद। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो बात है वो जाती हैसियत में जितना कुछ कर सकते थे वो कर दिया उन्होंने। यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन बना दिया और कोट लखपत जेल से मिनिस्टर का नाम में पहुंचा दिया। और उसके बाद हम सर जब नहीं बना रहे थे तो वो नहीं बना रहे थे, अब जब बन गए हैं तो उन्होंने नहीं बनाया। ये भी अच्छी मंतक है सर आपकी। जब नहीं बना रहे थे तो आप कह रहे थे इमरान खान नहीं बना रहे, और अब जब बन गए हैं तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, आपने जबरदस्ती बनवाया है जी। इन पे इमरान खान साहब इन पे कुछ ना कीजिए। राना साहब ने, मेरे भाई हैं, शरीफ आदमी, अच्छे इंसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक किसी मुस्लिम लीगी ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने बुरा काम किया है, पीपल्स पार्टी वाले ने कहा, और जरदारी साहब ने बुरा काम किया है, तहरीक इंसाफ वाले ने कहा, इमरान खान ने बुरा काम किया। ये सारे, इस जमहूरियत की खूबी ये है कि अल्लाह के फजल से लगे रहो, और वो जो अपना दिफा नहीं कर सकते ये दिफा करते रहेंगे। दूसरी बात, 2 एनआरओ तो हैं ऑफिशियल। एक एनआरओ था बीबी मुशर्रफ का था, वो कोई माना किसी ने। सऊदी अरब वाला आपका बता दिए, वो कोई माना किसी ने। आज जान को भी खतरा, और आज सारा उस पे नहीं आते कि उस वक्त क्यों नहीं बताते थे। इस पे आते हैं कि वो मुल्क की कौम की बेहतरी के लिए चले गए थे और बेहतरी के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस अब 8-10 साल से चल रहा है। मनी एनआरओ एक दूसरे को दिए रखा। असगर खान केस चलता रहा, दबाए रखा। मनी लॉन्ड्रिंग, आसिफ जरदारी साहब रातों को कहां अमीन फहीम ले जाते थे, कोई पता नहीं। आसिफ जरदारी साहब डील के जरिए गए, आज पूछ ले मानेंगे नहीं। आसिफ जरदारी साहब सदर एक एनआरओ के तहत बने, नहीं मानेंगे आज, वरना तो वो खुद लिख के दिया कि आगे। शहबाज शरीफ साहब कहां जाते आते हैं, वो शेख रशीद साहब को फिक्र हो रही है। तो ये फिक्र चलती रहेगी। देखिए, ये अब राजनीति के खेल हैं, इसमें आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है, आपकी हर पार्टी में करप्ट लोग बैठे हुए हैं। ये हम नहीं रख सकते इतने बड़ों को, और सारों को एक आंसू आ जाते हैं, दिल पसीज जाता है, रोने धोने पड़ जाते हैं। आपको इस निज़ाम की खूबसूरती बताऊं कि चंद साल पहले, 3-4 साल पहले 1000 रुपए का धनिया चोरी किया था बलूचिस्तान के एक बंदे ने, और उसकी साल जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई थी। आज अडयाला जेल में 15 मुर्गियां चोरी करने वाला 11 महीने से अडयाला जेल में है, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है। और आपके अरबों खरबों जो लूट के ले गए, जो हमारी नस्लों को खा गए, उनके बारे में हम इतने मुतफक्कर हैं, उनके बारे में हम रोते हैं, धोते हैं, रोज कहते हैं अल्लाह के नाम पे इनके 15-15 टेस्ट करो, इनको दुनिया जहान के डॉक्टर्स दो, इनकी हर मशीन राणा साहब पर लगा दो। राणा साहब, मुर्गी चोर बेचारे धनिया चोर अंदर हैं, ये सबसे, और वो कह रहे हैं कि ये दूसरी तस्वीर वो ये पेश कर रहे हैं। अब है तो वैसे मातम करने वाली बात। इसका मैं क्या जवाब दूं? कोई नहीं सर, वैसे के बगैर जो हमारा कोई जोर चल रहा है, इसका जवाब ये है कि 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, 3 मरतबा पीपल्स पार्टी को मिली। ये निजाम हमें दे गए हैं अपनी खूबसूरतियों के लिए, अपनी सहूलतों के लिए। जी राणा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, टाइम खत्म। अब इन चीजों का तो कोई जवाब नहीं जो आप तनकीद करते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, फिर आप अदलिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि अदलिया बिकी हुई है इस मुल्क की। ये जो मियां साहब को कंसेशन मिल रही है, फिर किसको आप इल्जाम लगा रहे हैं? इमरान खान को लगा रहे हैं जो हुकूमत चला रहा है, या अदलिया जो जेलों को कंट्रोल कर रही है, या जेल सुपरिटेंडेंट उनके साथ कर रहा है? मतलब किसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? नवाज शरीफ तो आज कैदी है सर, लेकिन अगर पिछले कई सालों से जरदारी साहब का एहतसाब नहीं हो सका, और आप लोग भी ये, तो फिर सर फिर आप रिस्पॉन्सिबल है ना।
और अगर आपका एहतसाब जरदारी साहब नहीं कर सके तो उसमें फिर इम्तियाज तो आपका रहा है कि इदारों को मुल्क में इल्जाम ठहराना, अदलिया पे तनकीद करना, कौम तो पिछले 2-2.5 साल से चलो मेरे को वक्त खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।